नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज सुपर टेट और यूपीएसआई टेट की परीक्षा देने वाले सारे विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 7 लेकर के आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 7 पसंद आएगा। आप लोगों का आग्रह था कि भाई प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी जाए। मैंने प्रश्नों की संख्या भी बढ़ा दिया है। अब इसमें कुल मिलाकर के 10 प्रश्न और बढ़ा दिए गए हैं। चलिए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ लिखा है रासायनिक, बी है रासायनिक, सी है रासायनिक और डी है रसायनिक। तो इसमें मित्रों जो बी विकल्प है रासायनिक, यही सही है, बाकी सभी गलत हैं। तो शुद्ध वर्तनी में ध्यान दीजिएगा, र नहीं होता बल्कि रासा होता है, रासायनिक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधजल गगरी छलकत जाय का अर्थ है। यह एक लोकोक्ति है और लोकोक्तियां लोगों द्वारा अपनी बात को ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए विशेष अर्थ में प्रयोग की जाती हैं। अब यहाँ बात की जा रही है अधजल गगरी छलकत जाए, यानी अगर सामान्य अर्थ देखें तो कोई आधा मटका है पानी से भरा हुआ या गगरी है और वो छलकते हुए जा रही है। अब इसका भावार्थ यानी विशेष अर्थ क्या लिया गया है? इसका विशेष अर्थ यह लिया गया है कि व्यक्ति अल्पज्ञ होता है और फिर भी जब गर्व करता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, तो उस सेंस में, उस अर्थ में इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ए विकल्प सही होगा, अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन। तीसरा प्रश्न है मित्रों, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, उसको हम मित्रों कहेंगे परित्यक्ता। परित्यक्ता, परित्याग किया है तो परित्यक्ता होता है। ठीक है, सी विकल्प सही होगा। आ जाइए चौथे प्रश्न पर। सुचिता शब्द का क्या अर्थ है? सुचिता मित्रों शुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो इस शब्द का प्रयोग पवित्रता के लिए किया जाता है। डी विकल्प सही होगा। पांचवा प्रश्न है, कमल शब्द का पर्यायवाची है। कमल शब्द के कई पर्यायवाची शब्द होते हैं। आप जानते हैं कि पंकज, नीरज, अंबुज, जलज, तोयज, राजीव, अरविंद, सरसिज, तमाम सारे होते हैं। ठीक है, तो जलज जो है, जल मतलब पानी, ज मतलब उत्पन्न होने वाला, जो पानी में उत्पन्न हो। पानी में कई चीज़ें उत्पन्न होती हैं लेकिन अच्छे अर्थ में लिया गया है तो वो कमल हो जाएगा। और जलद मतलब वहाँ जल और द मतलब देने वाला, जो जल देता है वो बादल है और जो जल में पैदा होता है वो कमल है। तो जलद और जलज में थोड़ा सा डिफरेंस है स्पेलिंग में, लेकिन अर्थ में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आगे आ जाइए, छठवां प्रश्न, अवर शब्द का विलोम है। मित्रों अवर शब्द का विलोम होता है प्रवर, याद कर लीजिएगा। सातवां प्रश्न है, जीवन दायिनी यानी जो जीवन देती है का विलोम क्या होगा? प्राणघातिनी, अजीवनदायिनी, प्राणात्मक वाहिनी या जीव प्रदायिनी। सातवें का विकल्प ए सही होगा, प्राणघातिनी, जो प्राण पर घात लगा दे। जीवनदायिनी यानी जीवन जो दे दे और जो जीवन पर घात लगाए, उल्टा वही अर्थ होगा, जीवन पर घात लगाने यानी प्राणघातिनी। आठवां प्रश्न, प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। प्रियतम का स्त्रीलिंग होता है मित्रों प्रियतमा। ठीक है, प्रियतमा। पुरानी पिक्चरों में आपने बहुत ब्लैक एंड वाइट जब आया करती थी, ठीक है, तो उसमें इस प्रियतमा शब्द का बड़ा प्रयोग होता था। नौवां प्रश्न है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है। शब्द है सियार, सहारा, परिषद और सूचिपत्र। सियार शब्द पुल्लिंग है, सहारा पुल्लिंग है, सूचिपत्र भी पुल्लिंग है, पत्र लग जाने से, ठीक है, वो पुल्लिंग बन गया। लेकिन परिषद जो है, विधान परिषद, परिषद जो शब्द है वो स्त्रीलिंग होता है। आप वाक्य प्रयोग करके देख लीजिएगा। 10वां है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाता का स्त्रीलिंग शब्द होता है मित्रों दात्री। सी विकल्प सही होगा। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? आग, हवा, समाचार या वर्षा।
एक वचन नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा शब्द है जो बहुवचन है। एक वचन नहीं है मतलब बहुवचन है। आग एक वचन है, हवा एक वचन है, वर्षा एक वचन है, लेकिन समाचार एक वचन नहीं होता मित्रों। समाचार बहुवचन शब्द हो जाता है। 12वां प्रश्न है, हो सकता है राम का काम बन जाए। हो सकता है राम का काम बन जाए, यह कैसा वाक्य है? 12वां प्रश्न, गौर करिएगा, इसमें पहला ही शब्द लगा है हो सकता है, तो यह क्या जता रहा है? एक संदेह जता रहा है, एक संभावना जता रहा है, तो यह संदेहवाचक कहलाएगा मित्रों। सी विकल्प सही होगा। आगे आ जाइए 13वें प्रश्न पर, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, यहां देखिए पर लगा है, यह कैसा वाक्य है? आप जानते हैं जब दो सरल वाक्य अपना स्वतंत्र अर्थ देते हैं और दोनों संयोजक अव्यय या समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं तो उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो 13वें का विकल्प बी सही होगा मित्रों। ठीक है, 13वें का विकल्प बी, क्योंकि ये पर से जुड़ा है और इसके पहले और बाद में आने वाला दोनों वाक्य पूर्ण अर्थ दे रहा है। आगे आ जाइए 14वें प्रश्न पर, अनुप्रास अलंकार किसका उदाहरण है? शब्दालंकार का, अर्थालंकार का, उभयालंकार का, या इन सभी का? तो देखिए अर्थालंकार का उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति होती है, यानी वर्णों की आवृत्ति होती है मूल रूप से अगर हम देखें तो अब यहाँ बात कही जा रही है कि यहाँ तो शब्द में ही चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, तो कुल मिलाकर के ये शब्दालंकार है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये तीनों अलंकार जो होते हैं शब्दालंकार में आते हैं। ठीक है, अर्थालंकार में जहाँ अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वहाँ अर्थालंकार होता है। उभयालंकार जो शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों में पाया जाता है। तो अनुप्रास अलंकार मित्रों एक शब्दालंकार है। ठीक है, ए विकल्प सही है। 15वां प्रश्न, काव्य को आभूषित करने वाले, यानी काव्य को आभूषण प्रदान करने वाले, सजाने वाले, संवारने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? कौन सा ऐसा उपकरण है जो काव्य को आभूषित कर देता है? रस आभूषित करता है, अलंकार आभूषित करता है, छंद आभूषित करता है, या संधि आभूषित करती है? तो मैं बताना चाहूँगा अलंकार का मतलब ही होता है आभूषण। तो जब शब्द या अर्थ के माध्यम से काव्य का सौंदर्य बढ़ाया जाता है तो वहाँ पर अलंकार होता है, और आभूषित करने वाला उपकरण भी काव्य को यही कहा जाता है। बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ेंगे 16वें प्रश्न पर, समास का अर्थ है। समास क्या करता है? आप जानते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक नवीन शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है या क्रिया होती है उसे हम समास कहते हैं। उस क्रिया को समास कहेंगे जब दो या दो से अधिक शब्द मिल करके एक नवीन शब्द बनाते हैं। तो कुल मिलाकर के क्या करता है? यह समास में आने वाले विभिन्न पदों को मिला करके एक शब्द बनाएगा, तो वो संक्षेप में लाएगा, उन सारे शब्दों को छोटा करेगा। यानी अलग अलग शब्द रहेंगे तो ज़्यादा रहेंगे, लेकिन जब उनको मिला करके एक बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनको छोटा किया जा रहा है। छोटा करने का मतलब संक्षेपीकरण हो रहा है। तो ए विकल्प जो है वह सही होगा 16वें का। आगे आ जाइए 17वें प्रश्न पर हम चलते हैं। 17वां प्रश्न आपके सम्मुख, उपकुल में कौन सा समास है? गौर करिए, कुल शब्द इसमें मूल शब्द है, उसके पहले यानी उत्तर पद जो है यानी बाद में आने वाला जो शब्द है वो कुल है। आप जानते हैं कि सामासिक शब्द या सामासिक पद में दो या दो से अधिक शब्द रहते हैं। कभी कभी शब्दांश और शब्द मिल करके शब्द नवीन शब्द बनाते हैं, नवीन शब्द की उत्पत्ति करते हैं। कभी उपसर्ग भी आ जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई अव्यय भी आ जाता है। अब बात ये आती है कि इसका जो पूर्व पद है यानी जो पहले वाला शब्द है, इस पूरे शब्द को डिवाइड करिए पहले, तो उप और कुल हो जाएगा। उप जो है वो क्या है? क्या उप कोई शब्द है? नहीं, उप तो एक शब्दांश है, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यह एक अव्यय है, अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक है मित्रों, उप उपसर्ग के रूप में भी काम करता है। 17वें का सी है अव्ययी भाव समास, ऐसा समास जिसका पूर्व पद या तो अव्यय हो या उपसर्ग हो और उसके जुड़ने से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है, तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं।
18वां प्रश्न, अनुचित में कौन सा समास है? अनुउचित। अनुउचित में अन जो है उचित के पहले लगा है, और अ, अन, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अवि, परा, परि, वी, सु, श्रम, ये सब जो हैं वो उपसर्ग हैं संस्कृत के। अन जो है वो भी उपसर्ग है। अब आप गौर करिए, जहां कोई उपसर्ग, ठीक है, किसी शब्द के पूर्व पद के रूप में प्रयोग किया जाता है और उसके मिलने से समस्त पद यानी पूरा शब्द भी अव्यय बन जाता है, अविकारी बन जाता है, नॉन चेंजेबल हो जाता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। आप किसी भी वाक्य में किसी भी रूप में प्रयोग करके देख लीजिए, तो ऐसे शब्दों को हम अव्ययी भाव कहेंगे। तो ये डी विकल्प सही होगा मित्रों। कहीं अगर मैं गलत हो जाऊं जल्दबाजी में तो प्लीज़ कमेंट लिख दिया करिए। कभी कभी मैं भी जल्दबाजी में रहता हूं, ध्यान नहीं देता हूं विकल्पों पर, और कभी कभी जल्दबाजी में या कुछ और काम जो दिमाग में चलते रहते हैं उसकी वजह से भी भूल हो जाती है, और कई रीजन हो सकते हैं। महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में कौन सा समास है? 19वां। देखिए यहाँ महा और पुरुष, महा और पुरुष ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। जहां आप देख रहे हैं कि महा जो पूर्व पद है यह विशेषण है, विशेषण का काम कर रहा है, क्योंकि वह पुरुष की विशेषता बता रहा है कि पुरुष का कैसा है, महान है। तो महान है जो पुरुष, यानी कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा मित्रों, कर्मधारय समास। चलिए 20वें प्रश्न पर चलते हैं। भूतकाल के कितने प्रकार हैं? मित्रों भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से नाम सुन लीजिए। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल, ये 6 प्रकार हैं। आगे आ जाइए। 21वां, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी, इसमें जो है मित्रों वो पहला वाला जो है वो शुद्ध रूप से लिखा है प्राक कथन, ठीक है। आगे आ जाइए। 22वां है खग जाने खग ही की भाषा का अर्थ है। क्या अर्थ हो सकता है भाई? पक्षियों की भाषा जानना, समान वृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं, पक्षी समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं, या पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, या पक्षियों की तरह बोलना। खग जाने खग ही की भाषा, ठीक है। किसी ने कहा है कि भाई 2 मूर्ख लोगों में दोस्ती जल्दी हो जाती है, यह किसी ने व्यंग किया है। यानी व्यक्ति अपने समान ही दूसरा व्यक्ति ढूंढता है, जब व्यवहार मैच करता है तो दोस्ती हो जाती है पक्का। समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, ठीक है। खग जाने खग ही की भाषा, बी विकल्प होगा। 23वां प्रश्न, उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? किसी सामान्य वस्तु या किसी चीज की कीमत जितनी है उसके उचित मूल्य से कम आंकना, कम मूल्य आंकना या उसका कम मूल्य बताना, वाक्यांश के लिए क्या शब्द आएगा? मूल्यांकन, अधिमूल्यांकन, अवमूल्यन या अवमूर्तन, क्या होगा भाई? 23वें का सी विकल्प होगा मित्रों, अवमूल्यन, यानी कीमत से कम बोलना, यानी कम कीमत लगाना। किसी चीज की वास्तविक कीमत से कम कीमत लगाने के लिए क्या आता है? अवमूल्यन। 24वां प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? वाक्य देख लीजिए, उसने फल खा लिए थे यानी बात बीत गई है, तो यह तो मित्रों भूतकाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खा लिए थे जो लिखा गया है, इससे पता चल रहा है कि कार्य बहुत पहले हो गया है, और हमें क्रिया ढूंढना है वर्तमान काल वाली। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, यानी काम अभी भी चल रहा है, ये क्या हो जाएगा मित्रों? वर्तमान हो जाएगा। बी विकल्प सही हो जाएगा 24वें का। चलिए आगे चलते हैं 25वें प्रश्न पर। 25वां प्रश्न क्या है भाई, देख लेते हैं। का जो शब्द है किस कारक का चिन्ह है? ये कर्म कारक का, संबंध कारक का, अधिकरण कारक का या अपादान कारक का? तो मैं बताना चाहूँगा ये संबंध कारक का है। संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह या परसर्ग जिसको हम कहते हैं वो होता है का, की, के, रा, री, रे, ना,
नी, ने, इतने सारे होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ बी विकल्प सही होगा, संबंध कारक। का किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? संबंध कारक। 26वां प्रश्न है, गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब गौर करिए, गंगा निकलती है लेकिन कहाँ से निकलती है? हिमालय से। तो हिमालय एक ऐसी चीज है जहां से कोई चीज अलग हो रही है, दूर हो रही है। तो जब कोई चीज कहीं से अलग होना पाया जाता है किसी संज्ञा का, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से किसी चीज का अलग होना पाया जाता है, वहां कहा जाता है कौन सा कारक? आप भी जरा दिमाग लगाइए, मैंने एक्सप्लेन किया है, एक वीडियो बहुत पहले बनाया था। अपादान कारक कहते हैं। इसीलिए इसकी विभक्ति भी से होती है और करण की विभक्ति से होती है। दोनों कारकों की विभक्ति से होती है, लेकिन करण में किसी चीज के जरिए काम किया जाता है, किसी चीज की मदद या सहायता से काम किया जाता है। लेकिन अपादान में जो से प्रयोग होता है वो कहीं से कोई चीज़ जब अलग होती है उस भाव में प्रयोग होता है। जैसे बच्चे कक्षा से बाहर आए, मैं बस से उतरा, गंगा हिमालय से निकलती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इत्यादि। आगे आ जाइए 27वां, अंकित और अंकुर विद्यालय जाते हैं। अंकित और अंकुर विद्यालय जाते हैं, इस वाक्य में और शब्द है। और क्या कर रहा है? दो शब्दों के बीच में संयोजन का काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा भाई? ये समुच्चय बोधक, ठीक है, जोड़ने का काम कर रहा है। आगे आ जाइए दो संज्ञा शब्दों को। 28वां प्रश्न है, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? आप गौर करिए, सकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें क्या आना जरूरी है? कर्म आना जरूरी है। अब सोचिए कि इसमें कौन सी क्रिया ऐसी है जिसके साथ कर्म रहता ही रहता है? हंसने के साथ क्या कोई कर्म होता है? नहीं होता है। हंसने क्रिया का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ता है, बल्कि डायरेक्ट कर्ता पर पड़ता है, तो उसके साथ कर्म का प्रयोग होगा ही नहीं। कूदने के साथ भी कोई कर्म प्रयोग नहीं किया जा सकता। सोने के साथ भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो कौन सी ऐसी क्रिया है जिसके साथ प्रयोग किया जा सकता है? लिखने के साथ, यानी सी विकल्प सही है। क्यों लिखने के साथ कर्म हमेशा प्रयोग किया जाएगा? चाहे भले ही कर्म वाक्य में दिखे या ना दिखे। जैसे मैं लिखता हूं, लेकिन मैं कुछ तो लिखूंगा, पत्र लिखूंगा, लव लेटर लिखूंगा, निबंध लिखूंगा, कहानी लिखूंगा, कविता लिखूंगा, संस्मरण लिखूंगा, डायरी लिखूंगा, रिपोर्टाज लिखूंगा, कुछ तो लिखूंगा, कोई रिपोर्ट लिखूंगा, कोई न्यूज लिखूंगा। जो कुछ भी मैं लिखूंगा वो ही हमारा कर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे राम पत्र लिखता है, तो लिखना तो क्रिया है, लेकिन लिखने के साथ वो कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई क्रिया जरूर करे। मतलब लिखना, कोई ना कोई चीज़ जरूर लिखेगा ना वो, तो जो चीज़ लिखेगा वही कर्म है। तो यानी लिखना क्रिया हमेशा कर्म के साथ ही प्रयोग होती है। अगर वाक्य में नहीं लिखी गई है तो वो गौण होता है कर्म, लेकिन कर्म होता ही है। ठीक है, तो लिखना होगा, यानी सी विकल्प सही होगा। अब हम चलते हैं 28वां के बाद 29वें प्रश्न पर। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? मित्रों, क्रिया के मूल रूप को धातु रूप कहा जाता है। जैसे हमने कह दिया चलना, ठीक है, पढ़ना, इसमें से ना हटा दीजिए तो क्या बन गया? चल पढ़। ऐसे ही खाना में से ना हटा दीजिए खा, गाना में से ना हटा दीजिए ना गा। तो पढ़, चल, हट, गा, दौड़, उठ, बैठ, रो। तो जब ना हटा दिया जाता है क्रिया के सामान्य रूप से, तो हिंदी में क्रियाएं धातु रूप में आ जाती हैं और उनका जो मूल रूप वो होता है उसी को धातु रूप कहते हैं। ठीक है, और क्रिया का वही रूप मूल रूप कहलाता है, यानी धातु रूप कहलाता है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु रूप कहते हैं, सी विकल्प सही है। अंतिम 30वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रविशेषण क्या बताते हैं? यानी प्रविशेषण बताते हैं, क्या बताते हैं भाई? प्रविशेषण, प्रविशेषण वो शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। जैसे राम बहुत, ठीक, सुंदर है। मैंने लिख दिया राम बहुत सुंदर है, तो सुंदर तो राम की विशेषता बता रहा है, विशेषण हो जाएगा। लेकिन राम कितना सुंदर है? बहुत। बहुत शब्द क्या हो जाएगा? यह विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये प्रविशेषण हो जाएगा। तो प्रविशेषण क्या बताते हैं? प्रविशेषण विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं मित्रों। तो मैं समझता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने प्रश्नों की संख्या आपके रिक्वेस्ट पर बढ़ा दी है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लोगों तक शेयर करें मित्रों।
आप मुझे प्यार लगता है थोड़ा कम दे रहे हैं, जबकि मैं रोज़ कोशिश कर रहा हूँ आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करने का। एक तो नेट की प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्रैक्टिस पेपर या कोई हिंदी लिटरेचर से संबंधित, और एक मैं वीडियो हर दिन कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे स्टूडेंट जो सुपर टेट दे रहे हैं, सी टेट दे रहे हैं, टेट दे रहे हैं, यूपीएसआई दे रहे हैं, इन लोगों के लिए मिलती रहे। तो मेरी तरफ से तो कोशिश भरपूर है, आप थोड़ी कोशिश करिए ताकि मैं भी अपने सब्सक्राइबर्स, अपनी फैमिली मेम्बर्स की संख्या बढ़ा के 1 मिलियन तक पहुंचा दूं, और आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर हो। आपके प्यार के बिना मैं अधूरा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप जितना प्यार दोगे उतना ही मुझे हौसला मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा लीजिए, लाइक बटन दबाना मत भूलिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। वही मुझे एनर्जी बूस्टर है, वही मेरी प्रोटीन है। तो प्लीज़ ये सब काम करते रहिए। और मैं समझता हूँ ये कहने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं थोड़ा सा देख रहा था कि कम हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा आप कहना पड़ा मुझे। चलिए अगली वीडियो में फिर से एक रोचक विषय के साथ मैं आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।